हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म। तो हमने लास्ट सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा था और उसमें हमने एक टॉपिक 7.1 एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज से अब आगे बढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 पे आने वाले हैं, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो इसमें हम तीन केस देखने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा इंटरनल डिवीजन। ठीक है, जो फर्स्ट केस है हमारा वो क्या है, इंटरनल डिवीजन। लाइक ये ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारे पास, जहां ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, और एक सी अनादर कोई पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है ए बी को किसी रेशियो में। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई लाइन, कुछ भी हो, अगर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है तो ऑलवेज कोई ना कोई रेशियो बनता है उन दोनों पार्ट्स के बीच में। जैसे अगर हम कहें एक लाइन है जो कि 10 सेंटीमीटर की है और एक पार्ट 4 सेंटीमीटर का, एक पार्ट 6 सेंटीमीटर का है, तो उनके बीच में रेशियो क्या हो जाएगा, 4:6, और सिंपलिस्ट करेंगे तो 2:3 बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर ये सी ए बी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए टू सी एंड सी टू बी, तो कोई ना कोई रेशियो क्रिएट होगा। तो वो रेशियो हम मान लेते हैं कि m1:m2 है। ठीक है, वो रेशियो क्या है, m1:m2 है। और हमें c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इस c के जो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्यों है इंटरनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे सी दिख रहा है आपको, ए और बी को लाइन ए और बी के बीच में कहीं है जो दो पार्ट्स में जिसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और इससे हमारा वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस आ जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। अगर हमारा जो डिवीजन है वो कैसा है, एक्सटर्नल है। ठीक है, अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो उस कंडीशन में हम बात करते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा कैसे, जैसे ये ए बी आपका कोई लाइन सेगमेंट है, वही ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस बार जो सी पॉइंट होगा, ए बी जो लाइन है इससे आउटसाइड आ गया, देखो। ठीक है, रेशो अभी भी वैसे ही होगा, m1:a2 में डिवाइड। देखो a टू c के लिए अगर हम m1 पार्ट लेंथ मान ले और b टू c की लेंथ जो है हम अगर m2 ले ले तो ऑब्वियस सी बात है रेशो m1:m2 ही बनेगा। बट इस बार डिवीजन जो होगा एक्सटर्नल होगा, क्योंकि पॉइंट जो है c है ए बी से बाहर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हमें c के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही फॉर्मूला होता है, बस साइन का चेंजेस आ जाता है। इसमें प्लस है और इस कंडीशन में हमारे माइनस साइन आ जाता है। तो कैसे आ जाएगा, देखो फॉर्मूला m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। देखो सेम ही था कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, लेकिन बस चेंजेस किसका है, माइनस का है। तो ये इंटरनल डिवीजन केस हो गया, ये एक्सटर्नल डिवीजन केस हो गया। वैसे हमारे जितने सिलेबस में इंटरनल ही है, एनसीईआरटी में आपको एक्सटर्नल डिवीजन का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट फिर भी हम एक्स्ट्रा के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने लिख लिया एक्सटर्नल डिवीजन वाला केस। और थर्ड केस हमारे पास आ जाता है, इफ थर्ड कंडीशन क्या लेते हैं, इफ C is a midpoint of AB। अगर C आपका क्या है, मिड पॉइंट है AB का। देखो ये A और B अगेन वही है, x1 y1 एंड B is x2 y2, और C अगर क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया। अगर मिड पॉइंट होगा तो आपको पता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी लाइन हो या कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, तो उस कंडीशन में जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 1:1। कोई भी पार्ट्स आप डिवाइड कर लो, जैसे लाइन 10 सेंटीमीटर की है, 5 में डिवाइड किया तो रेशियो क्या बनेगा, सिंपलिस्ट करते ही 1:1। ठीक है, तो अगर 1:1 में डिवाइड हो जाएगा दैट मींस m1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, m2 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला प्रोड्यूस हो जाता है, x1 प्लस x2 और 1 प्लस 1 यहाँ क्या बन जाएगा, 2। सेम ऐसे y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में जो c के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमारे कुछ सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं इन्हीं को हम। ठीक है, जिसमें हमने तीन केसेस देखे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, और अगर सी क्या हो आपका, मिड पॉइंट हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी पे बेस्ड, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 7.2, जिसमें हम जनरली तीन टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तीन टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे, तीन टाइप्स के क्वेश्चंस देखो, एक टाइप तो आपका होगा
लाइक जिसमें हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। सेकंड टाइप होगा जिसमें हमें रेशो फाइंड आउट करना होगा। और थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे मिलेंगे, जिसमें रेशो भी गिवन होगा, सी भी गिवन होगा, ए और बी में से किसी एक के कोऑर्डिनेट वो मिस कर सकता है और आपसे एक के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करवा सकता है, किसी के भी, ठीक है। तो इस तीन टाइप से मैक्सिमम 3 टाइप के हमको क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले अगर आपको समझ में आ गया हो, तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने क्वेश्चन के पास। तो हमारा 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। देखो हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। तो देखो सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, ठीक है। अच्छा, हम इनको ए और बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट हो गए -1 और 7 और बी के अगेन कोऑर्डिनेट 4 -3, ठीक है। ये हमें कोई अनदर सी पॉइंट है जो इनको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, m1 और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, m2। हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। अच्छा, ये हमारे लिए x1 y1 और ये हमारे लिए x2 y2, ठीक है। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था इंटरनल डिवीजन का। देखो जब भी एक्सटर्नल डिवीजन का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें ऑलरेडी मेंशन भी आएगा कि जो आपका रेशो है, वो जो भी डिवीजन है वो आपका एक्सटर्नल है या नहीं है। अगर एक्सटर्नल मेंशन नहीं आ रहा है तो आपको मान के यही चलना है कि वो इंटरनल डिवीजन की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही है। ओके, तो फॉर्मूला क्या था, आगे एक बार और रिवाइज कर लिए हम लिख देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 and m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। देखो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। ओके, चलो वैल्यू पुट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड x1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ओके, चलो m1 की वैल्यू अगेन 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, ठीक है। चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5 एंड ऐसे ही माइनस का 6 प्लस 21 अपॉन 5, ठीक है। तो फाइनली हमें जो सी के कोऑर्डिनेट मिलने वाले वो देखो 5 अपॉन 5, ये कितना हो गया 15 अपॉन 5, ठीक है। कैंसिल हो जाएंगे तो सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 1,3, ठीक है। तो हमें फाइनली किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, सी के। देखो बहुत इजी था सेक्शन फॉर्मूला, बस इसी में एक फॉर्मूला है और इसी से हम ट्विस्टेड करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सके। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। देखो यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है विच इज ट्राइसेक्शन, ठीक है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जो किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है, चलो हम उसके बारे में तो बात करेंगे बाद में, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसमें हमें क्या करना है कि हमें देखो जैसे ये एक लाइन सेगमेंट ए बी हमें दे दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 4, -1 एंड -2, -3, ठीक है। ये हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ किया, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मैंने एक पॉइंट सी ले लिया यहाँ पे और एक अनदर पॉइंट डी ले लिया। ओके, देखेंगे तो हमें इसको दिख रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल रहा है वो ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स के लिए और यहाँ पे 3 पॉइंट मेंशन कर देते हैं। अगर मैं इस लाइन पे 3 पॉइंट मेंशन कर दूंगा तो फिर 3 नहीं 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, लेकिन हमें टोटल पार्ट्स 3 ही करने हैं। तो देखो 2 ही पॉइंट लाइन पे लेने हैं हमें, तो 2 पॉइंट्स ले लिए हमने सी और डी, और हमें यहाँ पे नोटिस हो रहा है क्लियरली कि हमारे पास अब कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स है। तो मुझे अब सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अच्छा देखोगे तो आप हमारे पास x1 y1 भी है और x2 y2 भी है, तो हमारे पास क्या नहीं है, सिर्फ m1 और m2। अगर हमें m1 और m2 मिल जाए तो हम इजीली कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं ना। चलो तो हम देखो कैसे, अब c के लिए m1 m2 की वैल्यू क्या होगी और d के लिए m1 m2 की वैल्यू क्या होगी। देखो इस पर आते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, पेपर में आया हुआ भी है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो बहुत ईजी वे में देखो हम इसको कैसे करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 4c के लिए। 4c के लिए अगर मैं बात करता हूँ m1 रेशो m2 की, तो c के लिए m1 रेशो m2 क्या होना चाहिए। देखो बहुत ईजी ट्रिक से, कैसे, c से पहले देख लो कितने पार्ट्स हैं और c के बाद में देख लो कितने पार्ट्स हैं, बस रेशो बना दो। तो हमें दिख रहा है c से पहले एक पार्ट है और c के बाद में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स है। तो रेशो क्या हो जाएगा 1:3,
2। जब हम d के लिए कैलकुलेट करेंगे तो d से पहले 2 पार्ट होंगे और d के बाद में 1 पार्ट होगा, दैट मींस उस कंडीशन में हमारे लिए रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल c के लिए हमें दिख रहा है क्या रेशियो बन रहा है 1:2। ठीक है, तो c के लिए हम देखो रेशियो मिल गया 1:2, दैट मींस m1 m2 की वैल्यू पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो अब कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इजीली। तो c के कोऑर्डिनेट देखो अगेन मैं फॉर्मूला यूज कर लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला जितनी बार आप भी पढ़े और उतनी बार लिखेंगे तो आपको भी लर्न होगा, तो फॉर्मूला हमेशा यूज करना चाहिए, क्वेश्चन में लिखना भी चाहिए। ठीक है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, चलो सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो c के लिए m1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 की वैल्यू अगेन 1, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस 8, 4 2 8 अपॉन 3 एंड यहाँ -3 -2 अपॉन 3। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक तो 5/3 सॉरी 6/3 -2 प्लस 8 तो 6/3 और यहां से क्या आएगा मैं माइनस के 5/3, तो ये कैंसिल हो गया, तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2 माइनस के 5/3। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें 2 माइनस के 5/3, ये तो आए c के कोऑर्डिनेट। अब हम d के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां लिखते हैं 4d। d के लिए जो रेशियो होगा अभी अभी मैंने बताया, d से पहले कितने पार्ट्स दिख रहे हैं हमें 2 पार्ट्स और d के बाद में कितने पार्ट है सिर्फ 1 पार्ट है, तो रेशियो क्या हो रहेगा हमारे लिए 2:1। दैट मींस इस केस में m1 2 है और m2 क्या है आपका 1 है। ठीक है, तो d के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है ही, तो अब यहीं पे वैल्यूज पुट करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो m1 की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू -2, ठीक है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन m1 प्लस m2, सेम m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है, अपॉन 3 एंड यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 1 अपॉन 3। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया और यहां से क्या आ गई वैल्यू माइनस के 7/3। तो d के जो कोऑर्डिनेट है हमें क्या मिल गए 0, -7/3। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ट्राइसेक्शन का, कि अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे हमको क्लियरली हमें यहाँ देखो रेशियो इंपॉर्टेंट था और वो उसके लिए हमने बहुत इजीली ट्रिक देख ली है कि अगर c से पहले 1 पार्ट है और बाद में 2 पार्ट है तो रेशियो हो गया 1:2। जब d को सिंप्लीफाई कर रहे हैं d के लिए तो d से पहले 2 पार्ट थे और बाद में 1 पार्ट था, तो रेशियो क्या हो गया हमारे लिए 2:1। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक एक्सरसाइज में शायद 9th क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर 9th क्वेश्चन है, वो आप लोग ट्राई करके देखना, बहुत सेम ही है। यहां हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, वहां आई थिंक 4 इक्वल पार्ट्स का आपको दे रखा है। लाइक जैसे अगर मानो ये ए और बी आपके लाइन सेगमेंट था और हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें इस लाइन पे 3 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो हमने 3 पॉइंट ले लिए सी, डी और ई। अब सेम होगा, इसके कोऑर्डिनेट हमें कुछ ना कुछ गिवन होंगे और सेम इसी के कोऑर्डिनेट भी हमें कुछ ना कुछ गिवन होंगे। ठीक है, अब मुझे सी के लिए कैलकुलेट करना है तो मेरा रेशियो क्या रहेगा, क्लियरली देखो आपको वही ट्रिक अपनानी है। आपको सी से पहले 1 पार्ट दिख रहा है, सी के बाद 3 पार्ट दिख रहे हैं, दैट मीन सी के लिए रेशियो क्या होगा 1:3। जब हम d के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो d से पहले भी 2 पार्ट है, d के बाद भी 2 पार्ट है, मतलब 2:2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें 1:1, दैट मीन्स d आपका मिड पॉइंट हो गया है। d क्या हो गया है, मिड पॉइंट हो गया है। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए, या आप 1:1 करके भी सॉल्व कर सकते हो, इवन आप 2:2 करके भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, जब हम e के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हमें दिख रहा है e से पहले 3 पार्ट है, e के बाद में सिर्फ 1 पार्ट है, तो दैट मीन्स e के लिए जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा 3:1। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, आई थिंक 9th ही क्वेश्चन है, आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर 4 इक्वल पार्ट्स वाला होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमने आज कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, वो हमने आज सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक को, कौन से टॉपिक को, जहां हम रेशियो फाइंड आउट करना सीखेंगे। रेशियो फाइंड आउट के अलग अलग केसेस में क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको मजा आने वाला है उनको करने में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।